इंजीनियरिंग मैथ्स का पेपर देखने में अक्सर काफी मुश्किल लगता है ना? पर असल में इसके अंदर कुछ पैटर्न्स छिपे होते हैं। तो आज हम मिलकर इन्हीं पैटर्न्स को डिकोड करने वाले हैं और हम देखेंगे कि कैसे कुछ सवाल जो पहली नजर में बिल्कुल अलग लगते हैं, वो एक ही लॉजिक की डोर से बंधे हुए हैं। तो ये है हमारी आज की केस स्टडी, एक एग्जाम का पेपर और उस पर सवाल 70 से 73 तक। अब ये चारों सवाल प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के हैं और इन सब में एक बहुत ही मजेदार कॉमन धागा है जिसे हम आज पकड़ने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, एग्जाम के प्रेशर में, टाइम की कमी में इन्हें फटाफट और सही तरीके से डीकोड कैसे किया जाए। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब इन सवालों के अंदर ही छिपा है। हमें सिर्फ उन हिंट्स को, उन संकेतों को पढ़ना सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 70 से। यहाँ छिपा है हमारा पहला पैटर्न जो हमें सीधा ले जाता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। ये रैंडम और स्वतंत्र घटनाओं को गिनने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन असल में करता क्या है? ये किसी तय समय या जगह में कोई घटना कितनी बार होगी इसकी प्रोबेबिलिटी बताता है। जरा सोचिए, जैसे कि 1 घंटे में एक सर्वर पर कितने हिट्स आएंगे या एक किताब के एक पन्ने पर कितनी गलतियां मिल सकती हैं। ये खासकर उन दुर्लभ घटनाओं के लिए बेहतरीन है जो एक दूसरे से पूरी तरह आजाद होती हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है जानते हैं? सवाल खुद ही हिंट दे रहा है। जरा सवाल 70 की पहली लाइन पर नजर डालिए। साफ साफ लिखा है, फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। बस काम हो गया। ये एग्जामिनर का सीधा सीधा इशारा है कि आपको कौन सा टूल बॉक्स खोलना है। ठीक है, तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन तो था रैंडम घटनाओं की गिनती के बारे में। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं सवाल 71 और 72 की तरफ, जो एक दूसरे बड़े कॉन्सेप्ट पर टिके हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मैदान तब सजता है जब हमारे पास निश्चित ट्रायल्स हों और हर ट्रायल के सिर्फ 2 ही नतीजे हो सकते हैं, सक्सेस या फेलियर, या कह लीजिए हाँ या नहीं। जैसे कि 100 चिप्स के एक बैच में कितने डिफेक्टिव निकलेंगे। हर चिप या तो ठीक है या डिफेक्टिव, बस यही 2 ऑप्शन है। अब सवाल 71 में एक की फ्रेज है, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल्स। ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है, ये एक सिग्नल है। देखिए, इंडिपेंडेंट का मतलब है कि एक सैंपल का नतीजा दूसरे पर कोई असर नहीं डालता, और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि हर सैंपल के लिए सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सेम है। और बस यही तो बाइनोमियल सेटअप की बुनियाद है। और अब आता है सबसे दिलचस्प मोड़, जब हम बहुत सारे ट्रायल्स करते हैं, यानी n की वैल्यू जब बहुत बड़ी हो जाती है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ धीरे धीरे एक घंटी जैसा दिखने लगता है, मतलब एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह। ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम की वजह से होता है और सवाल 71 ठीक इसी कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर रहा है। चलो, नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन की बात तो ठीक है, लेकिन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अपने फंडामेंटल्स क्या हैं? उसकी अपनी पहचान क्या है? सवाल 72 सीधे इसी जड़ पर सवाल उठाता है और इसके सबसे बेसिक पैरामीटर्स के बारे में पूछता है। और ये रहे वो फंडामेंटल्स। मीन यानी कि एवरेज सक्सेस, उसका फॉर्मूला है NP, और वेरिएंस यानी डेटा कितना फैला हुआ है, उसका फॉर्मूला है NP1-P। बस ये 2 फॉर्मूले सवाल 72 को हल करने के लिए जरूरी हैं और इन्हें याद रखना एकदम नॉन नेगोशिएबल है। तो हमने घटनाओं की गिनती यानी पॉइसन और ट्रायल्स में सक्सेस यानी बाइनोमियल देख लिया। अब इस पजल का आखिरी टुकड़ा, सवाल 73 एक नए डायमेंशन पर फोकस करता है, घटनाओं के बीच का समय। और यहाँ मैदान में एंट्री लेता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का काम है 2 घटनाओं के बीच बीते हुए समय को मॉडल करना। इसका एक क्लासिक इस्तेमाल है किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की लाइफ टाइम का पता लगाना, मतलब ये पता करना कि वो फेल होने से पहले कितनी देर तक चलेगा। और देखिए, पैटर्न यहाँ भी बिल्कुल वही है। सवाल 73 साफ साफ बता रहा है कि लाइफ टाइम एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये एक और सीधा क्लू है जो बताता है कि कौन सा फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। एग्जामिनर यहाँ पहेलियां नहीं बुझा रहा, बल्कि सही रास्ते पर भेज रहा है। तो इन चारों सवालों को डिकोड करने के बाद बड़ी तस्वीर क्या उभर कर आती है? ये सिर्फ 4 सवाल नहीं हैं, बल्कि ये एक फ्रेमवर्क है जिसे अपनी पढ़ाई के तरीके में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो टेक अवे फ्रेमवर्क क्या है? पहला, सवाल में कीवर्ड्स पहचानिए, पॉइसन, बाइनोमियल, एक्सपोनेंशियल, जो भी हो।
दूसरा, हर डिस्ट्रीब्यूशन के मीन और वेरिएंस जैसे कोर फॉर्मूले तो एकदम याद होने चाहिए। तीसरा, इनके बीच के रिश्तों को समझना जरूरी है, जैसे बड़ी सैंपल साइज में बाइनोमियल का नॉर्मल में बदल जाना। और सबसे जरूरी, सिर्फ कैलकुलेशन पर नहीं, कॉन्सेप्ट की आत्मा को पकड़ने पर ध्यान देना है। तो अगली बार जब कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सेट सामने आए तो उसे सिर्फ सवालों के झुंड की तरह नहीं देखना है, उसमें छिपे हुए पैटर्न्स को ढूंढना है। अब सवाल ये नहीं है कि पढ़ना क्या है, असली सवाल ये है कि इन पैटर्न